ऑलराइट, क्या हाल चाल चल रहे हैं भाई। आज हम आ चुके हैं ट्रायम्फ सीरीज के आई थिंक 6th एपिसोड में, और इस वीडियो के अंदर करने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस। तो भाई जो लोग पहली बार आ रहे हैं, पहले तो भाई तुम लोग लाइक कर दो, क्योंकि पिछले वीडियो पे हमने टारगेट कुछ ज्यादा रख दिया था, बट हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अचीव होने, बट इस वीडियो का भी टारगेट अच्छा खासी रखते हैं। तो जितना ज्यादा तुम लाइक कर सकते हो पहले अभी ही लाइक कर दो और कमेंट कर दो अभी कि मैं एक्साइटेड हूं, मेरी एनर्जी हाई है। तुम सब लोगों की एनर्जी जैसे भी हो सब बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। और अभी हम करने वाले ट्रायम्फ बैच का अगला एपिसोड। उसके पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बता दूं ट्रायम्फ बैच के बारे में, जो कि तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग नए हो तो भाई ट्रायम्फ बैच जो है, हमारी ट्रायम्फ सीरीज है, बिल्कुल टोटली फ्री है। और इसके अंदर सिर्फ वो चीजें नहीं है जो मतलब जनरली क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ मतलब कोई भी आपको बता देगा कि भैया ऐसा 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 करो, कोई आपको करवा के नहीं देगा, और यहां करवा के देते हैं। ठीक है, तो ट्रायम्फ बैच के अंदर तुम लोगों को वो सब कुछ जो जरूरी है, अब देखो सब कुछ जरूरी है। मैं तुम लोगों को हमेशा एक चीज बोलता हूं कि तुमको अगर 9, 10, 11, 12 में कोई भी स्कूल लेवल पे कोई भी चैप्टर ये मतलब बिल्कुल आर फाड़ करना है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तुमको बस एक अच्छा सा लेक्चर देखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम करते हैं वो होते हैं कॉन्वर्सेशन लाइक लेक्चर्स। मतलब यहां पर कोई लेक्चर नहीं चलता है, यहां पर हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये वो नॉर्मल लेक्चर वाले वाइब नहीं कि कोई भैया आ गए और सामने हमको पढ़ा रहे हैं कोई सर ना, यहां पर हम चिल कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुमको बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगा, ऐसे इधर उधर की बातें भी करते रहेंगे। दूसरी चीज चाहिए तुमको सुंदर फ्रैंक, अब तुमको नोट्स चाहिए होते हैं, तो यहां पर तुमको सुंदर फ्रैंक नोट्स मिलते हैं। फ्रैंक नोट्स का मतलब क्या होता है? जिसमें से कुछ ना हिंदी में से मस्ती मस्ती लिखी होती है, ताकि तुमको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अब देखो, इस मैटर अराउंड अस प्योर के नोट्स अभी तक आए नहीं है, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस हैं। इस चैप्टर के नोट्स जल्दी आ जाएंगे, तो प्रोबेबली जब तक कल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि कौन सी तारीख, कल 29 को जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर लेंगे, तब तक तुमको तीनों चैप्टर्स के नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला एमसीक्यू क्विज फॉर ट्रैकिंग, मतलब एमसीक्यू क्विज। अगर तुम एक क्विज दे दो, लाइक पूरा तुमने चैप्टर देख लिया, उसके बाद मैं तुम्हें क्विज दे दो कि तुमसे कोई फटाफट पूछ ले 5-10 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर, तो तुम्हारे दिमाग के जाले झड़ जाएंगे, हाँ मुझे ये पता है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो क्विज भी तुमको मिलती है हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी क्विज देखने को मिलेगी, तो पक्के से उसे ज्वाइन करना। अगली चीज है पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुमने उस चैप्टर के, सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात करते हो, तो अगर तुमने लेक्चर देख लिया, तुमने उसकी छोटे से क्विज दे दी, तुमने उसके नोट्स पढ़ लिए, तुमने अगर हो सका तो एनसीईआरटी पढ़ ली, और फिर तुमने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट और बैक सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो भाई बिल्कुल बहुत ही खतरनाक तैयारी हो जाएगी। तो ये भी चीज मैंने करवा रखी है, मतलब लिटरली मैंने एक वीडियो के फॉर्म में एक पहले लाइव सेशन लिया था अक्टूबर के महीने में, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करवाया था लाइव बैठ के। तो वो सेशन आज भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जाके चेकआउट कर लो। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि तुम खुद एनसीईआरटी सॉल्व करते हो तो बोर हो जाते हो, तो तुमको एक दोस्त सामने मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्व करवाते हुए। और अगर इतना करने के बाद तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो पिछले साल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे थे उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो भाई फिर इस चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये सेशन भी हम करवाते हैं, फिजिक्स में हमने करवाया था, तो अभी केमिस्ट्री का भी फिर से आने वाला है। कब आने वाला है भैया? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो सेशन है वो है 30 जनवरी को। इस सेशन की लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 30 तारीख को आएगा, ये बिल्कुल लाइव सेशन रहेगा, और लाइव मतलब बिल्कुल हम लोग साथ में बैठ के चिल करेंगे भाई, जैसे अभी कर रहे हैं ना। तो तुम लोग अपने चैट में कुछ बोलते रहना, मैं भी बोलता रहूंगा। तो तुमको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, तुम डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेकआउट करना, अच्छे से रीड करना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुमको एनरोल करना है। वहां पर अगर तुमसे कोई कोड मांगता है अनलॉक करने के लिए, तो ये कोड है PC001, ये कोड डाल के तुम उस पूरी सीरीज को अनलॉक कर सकते हो, और सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। PC001 कोड, इस कोड से तुमको फ्री में एनरोल कर सकते हो इस क्लास के अंदर। और जब तुम इस क्लास में बैठोगे तो एटलीस्ट 15-20 मिनट देखना तुमको बहुत मजा आएगा। उसके बाद में तुम जज कर सकते हो कि तुमको और बैठना है कि नहीं। सेम चीज जैसे हमने फिजिक्स में की थी, अब क्या होगा कि 30 जनवरी को हमने कर दिया। कल हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाएगा, तो हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 जनवरी को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब 31 को हम ग्रैंड सेशन लेंगे, जिसमें हम 3 घंटे में कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज कर देंगे, मतलब सारे एक कंसेप्ट, एक चैप्टर, सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो 31 जनवरी के जो सेशन है, चाहे तुमने तब तक पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इस सेशन में बैठना है, क्योंकि ये होने वाला है एक चिल्ड आउट सेशन। ठीक है, इसमें हमको ऐसे लेक्चर टाइप की फील नहीं करेंगे। अगेन हम बिल्कुल ऐसे चिल्ड सेशन रखेंगे, बिल्कुल दोस्त वाला, भाई वाला सेशन रखेंगे। तो 31 जनवरी को अभी से एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए तुमको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना, और नोटिफाई मी का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देना, नोटिफाई मी। और कोड मांग रहा हो तो कोड ये डाल देना PC001। ठीक है, चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो अब ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बट मैं तुमको जो इंपॉर्टेंट है वो तुमको फटाफट बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अगले चैप्टर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आने वाले हैं। जैसे वैलेंसी वाला कंसेप्ट है, तो उसमें ज्यादा डिटेल में, तो इसमें हम जल्दी उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या बोला है? देखो भाई, एटम हमको पता है भैया, एटम इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एवरीथिंग, मतलब दुनिया में हर चीज की सिंपलेस्ट यूनिट एटम है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया वो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का क्या? आपने तो बोला था कि वो भी है। वो देखो, हम
हर चीज को सिंपलेस्ट चीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं। अब एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ना। मतलब एटम तो ठीक है एग्जिस्ट कर लेगा, पर ऐसा इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट थोड़ी कर सकता भाई, वो तो उस एटम के पार्ट्स हैं 3 जिनको हम अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते ना। अब ये तो अभी की केमिस्ट्री के हिसाब से हो सकता है कि 50-100 साल बाद देखो रिसर्च होती आ रही है, ठीक है ये बात तो हमको माननी पड़ेगी कि साइंस इवॉल्व हो रहा है, तो हमारे जो बेटे हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे जो पर पोतियां होंगी, वो शायद कुछ और पढ़ रहे होंगे उनके जमाने में। बट अभी के लिए हमको बस इतना पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब देखो जैसे कि घर है, अब जब हम घर की बात करते हैं, देखो अब मॉलिक्यूल्स में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। देखो मॉलिक्यूल्स क्या है वो समझाने के लिए ऐसा समझो कि घर है। अब हम क्या बोलते हैं कि भैया घर की सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, घर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, भाई ईंट है, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि भैया देखो समझो ईंट है, अब ईंट का भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, वो है एटम, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी पर्टिकुलर घर की बात कर रहे हैं, तो हम जब उसके सिंपलेस्ट यूनिट की बात करें तब हम डायरेक्टली एटम नहीं बोलते ना, तब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये ईंट से बना है, ईंट से घर बनाया हमने, ठीक है। फिर हम ईंट की अगर बात करें तो उसके जो और जो पार्ट्स होते हैं और जो स्मॉलेस्ट एंटिटी बोल सकते हैं हम उसको, वो एटम होती है, ठीक है, वो एटम होती है। तो इवेंचुअली घर भी एटम से ही बना है, बट हम उसको पहले ऐसा बोलते हैं कि भाई ये ईंटों से बना है और ये जो ईंट है ये एटम से बनी है, ठीक है। तो ईंट जो हो गया वो हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द घर, और मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द घर क्योंकि मेनली वो ईंटों से बना है। अब एटम ऐसा एटम बोल देंगे तो भाई सभी चीजें एटम से बनी, तो फिर तो हम तो कंफ्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये ईंट से बना है और जो ईंट है ये एटम से बनी है, अगर हमको ईंट की भी और चर्चा करनी हो तो, ठीक है। सेम होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ में। देखो एटम्स होता है स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। देखो ये विच रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, इस चीज के बारे में तुमको बता देता हूं। देखो क्या होता है, ये जो लाइन है ना रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, ये दोनों में है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों में। क्या होता है देखो कि एक क्लास है और हमको पता है कि भाई इस क्लास के, नहीं क्लास वाला एग्जांपल तो बहुत ही वेग सा होगा, उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बट अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये बॉटल है, अभी कॉपर, हाँ भैया बॉटल आ गई फिर से, तो ये बॉटल है। अभी इसका एक एटम अगर मैं निकाल लेता हूं कॉपर का, जो एक बिल्कुल माइन्यूट सा एटम होगा इसका कॉपर का, कॉपर बॉटल है तो कॉपर का एटम होगा, तो वो कॉपर का एटम जो जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो सेम प्रॉपर्टीज पूरी बॉटल शो करेगी, ठीक है। वो कॉपर का एटम जो जो प्रॉपर्टी शो करेगा, जो फिजिकल जो केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, वही ये पूरी बॉटल शो करेगी, ठीक है। जैसे अगर हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड की ईयररिंग भी उतना ही शाइन करेगी या उतनी ही गोल्ड वाली प्रॉपर्टी शो करेगी जितना कि एक बहुत बड़ा गोल्ड का अगर मैं पूरा घर बना लूं वो करेगा, ठीक है तो इवेंचुअली गोल्ड के ना। मतलब कि जब भी जो भी स्मॉलेस्ट एंटिटी है इस बॉटल की, वो वही सेम प्रॉपर्टी, इतना सा भी कॉपर वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो इतनी बड़ी बॉटल शो कर रही है, ठीक है। सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी, सेम दोनों को अगर मैं किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करूं तो दोनों सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इस बॉटल की जगह मैं पूरा घर बना लूं कॉपर का ठीक है, तो वो भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है। अब देखो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट, अब देखो, और ये मॉलिक्यूल्स का है स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो तुमने अगर वो नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लो। मैं अगर तुमको फिर से फटाफट बता दूं तो एलिमेंट जो होता है वो जैसे मान लो कि एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन, तो ये O क्या हो गया, ये एटम हो गया, ठीक है। O जो हो गया एटम हो गया। अब मान लो ये O2 है, तो O2 क्या है, O2, अब देखो O2 की अगर बात करो तो O2 क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 एटम्स से बना हुआ है, ठीक है। मैंने ज्यादा डिस्कस उसमें क्या है मैं अगर तुमको फटाफट बता रहा हूं, अभी तुम कंफ्यूज मत होना, अगर तुम थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो पक्के से आके देखो, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल्स की बात करो तो मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड मतलब जैसे कि पानी है, ये बॉटल के अंदर पानी है, तो ये जो पूरा पानी है इसका स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या होगी, H2O होगी। तो ये जो H2O जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है ये क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O का मॉलिक्यूल हम ऐसे बोलते हैं ना, H2O का मॉलिक्यूल, तो H2O का मॉलिक्यूल को बोलते हैं क्योंकि वो H2O, हम ऐसा नहीं बोलते ना H2O का एटम, नहीं ना, H2O का मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो H2O का मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है एक्चुअली ग्रुप ऑफ एटम्स है, मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे मैंने पिछले वीडियो में देखा था, ग्रुप ऑफ एटम्स है, बट वो केमिकल फोर्सेस से इतना टाइटली बंधा हुआ होता है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि O2 हो गया, तो O2 भी एक मॉलिक्यूल है। अब ये O2 किन मॉलिक्यूल से बना है, ऑक्सीजन के एटम्स से, तो ये जो सिंगल O है ये एटम है, ठीक है। पर सिंगल O एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैंने बोला था ना O जो होता है ऑक्सीजन तो होता है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होता है, वो अकेला दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसको एक और ऑक्सीजन चाहिए होता है अपना दोस्त बनाने के लिए, ठीक है। तो जब 2 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, 2 ऑक्सीजन के, ये देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एटम्स है। जब ये दोनों एटम्स मिल जाते हैं तो ये केमिकली इस कदर कंबाइन हो जाता है कि बिल्कुल ये एक जैसे, मतलब बिल्कुल एक हो जाता है, ठीक है। और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो तब हम जो O2 बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं,
ठीक है, तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड। अब देखो डेफिनेशन में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डेफिनेशन तुमको बहुत सारी अपने बुक में जो दिखेगी एनसीईआरटी में जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो डेफिनेशन में कंफ्यूज मत हो, बस मैं तुमको बता रहा हूं कि हर चीज का सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी तो एटम है। पर कई बार क्या होता है, जैसे कि वाटर हो गया तो वाटर H2O होता है, तो अगर मैंने पानी को देखा तो अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि इसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया इसकी स्मॉलेस्ट एंटिटी H2O है, क्योंकि H2O में हमको क्लियर दिख रहा है कि भैया ये एटम्स किस रूप से कंबाइन हुए हैं, ठीक है, और ये कंबाइन होके एक ही हो जाते हैं, मतलब ऐसा है, ठीक है। चलो ये थोड़ा ज्यादा कर लिया हमने। अब देखो मेन देखो, अब जैसे कि गट्टू है, गट्टू क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब अगर गट्टू को फुटबॉल के रूल्स नहीं पता है तो वो कैसे खेलेगा, ठीक है। तो फुटबॉल के लॉज, फुटबॉल के रूल्स कुछ तो होने चाहिए कि भैया ये जो आप बोल रहे हो कि एलिमेंट से कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड को तोड़ दिया बहुत खतरनाक फोर्स लगा के, तो फिर एलिमेंट बन गया, फिर एटम बन गया, फिर इसके स्मॉलेस्ट एंटिटी ये वो। तो आप बोल रहे हो कि भैया एटम मिल कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड को तोड़ देते हैं तो एटम मिल जाता है, तो भैया ये सब कैसे हो रहा है। देखो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब लॉज के थ्रू हो रहा है। तो हमको इसके लिए ये समझने के लिए, प्रोसेस समझने के लिए कुछ ना कुछ कानून तो चाहिए था। ऐसा हवा में तो हम कर नहीं सकते थे कि चलो ठीक है हवा में ऑक्सीजन मिल गया, हवा में हाइड्रोजन मिल गया, तो एक और हाइड्रोजन बुला लिया हमने उसके घर से और 2-3 हाइड्रोजन मिल गए और इन्होंने ग्रुप स्टडी के नाम पे H2O कर लिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं करते ना हम, ठीक है। तो क्या होता है कि लॉज बनाने पड़े हमको। तो लॉज जो होते हैं मेनली 2 लॉज होते हैं, एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। बहुत ही आसान से लॉज है। जैसे कि मान लो ये रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शन है, जैसे A प्लस बी मिलके AB बना रहा है, तो ये AB ही क्यों बना, इसके पीछे कुछ लॉज होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए। ये AB ही क्यों बना, 2AB क्यों नहीं बना, 3AB क्यों नहीं बना, है ना। और जैसे कि मान लो AB प्लस सी रिएक्ट हो रहा है और हमको ये AC प्लस बी मिल रहा है, AB प्लस सी रिएक्ट हुआ है, ये देखो AB प्लस सी रिएक्ट हुआ है और इसके बदले हमको मिल रहा है AC प्लस बी। तो ये कैसे हुआ, कुछ तो कानून होना चाहिए ना। तो ये 2 मेन लॉज है जो हमको पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत ही फुद्दू है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस जैसे एनर्जी के टाइम पे क्या था, सब जगह यही करना है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, बस कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे कि देखो जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। इसका मतलब मान लो कि मैंने देखो ये दोनों जो हैं, देखो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, हम उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, मतलब कौन कौन रिएक्टेंट्स हैं, कौन कौन जा रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर जब उनकी रिएक्शन हो जाती है तो जो हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हमने मान लो कि दूध भेजा और शक्कर भेजी और हमने उसको डाल दिया गैस के ऊपर, अब वो गैस के ऊपर चल रहा है। अब जो हमको फाइनल नहीं दूध और शक्कर क्या, वो तो फिर दूध ही लगेगा ना। मान लो हमने कुछ तो बनाया, जैसे हमने मान लो पनीर डाल दिया और मसाला डाल दिया, ठीक है। तो पनीर हमारा रिएक्टेंट हो गया, मसाला हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या हो गया, पनीर की सब्जी, ठीक है, मसाला पनीर, मलाई पनीर, ठीक है। अरे क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो ठीक है। तो मान लो कि जैसे एक मशीन है, मशीन के अंदर हमने जितने रिएक्टेंट्स डाले, ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स मतलब उनका जो टोटल मास है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होगा। मास कहीं गायब तो नहीं होगा ना, ठीक है। मान लो मैंने कुछ पनीर डाला और कुछ मसाला डाला, ठीक है। तो मान लो या फिर मैं मैगी बना रहा हूं तो मैंने मैगी डाली और उसके ऊपर मसाला डाला, तो मैगी एक रिएक्टेंट हो गया, मसाला एक रिएक्टेंट हो गया। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो फाइनल मैगी है वो मतलब उसका मास जो है वो तुमको कम दिखेगा, ठीक है। वो कई बार अब देखो इसमें क्या हो सकता है कि पानी जो है वो बोलोगे भैया इवेपोरेट होगा, वो सब अलग बात है। बट अगर इन जनरल देखो तो मास कहीं गायब तो नहीं होगा ना। ऐसे मैगी अपने आप का मास खत्म तो नहीं कर सकती, ठीक है। वो मसाला जो है वो अपने आप का मास खत्म तो नहीं कर सकता, मास तो रहेगा उनका, ठीक है। तो वही चीज है, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो देखो जैसे कि मान लो ये 2 रिएक्टेंट्स है, ऐसा समझो कि हमने मशीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मशीन के अंदर रिएक्शन हुआ तो फाइनल जो हमको प्रोडक्ट मिला वो एक प्रोडक्ट ए मिला, एक प्रोडक्ट ए मिला। तो जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स का मास है, रिएक्टेंट के नहीं रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा। तो ठीक है, तो यहां पर जैसे इसका मास प्लस इसका मास विल बी इक्वल टू इसका मास प्लस इसका मास, मतलब मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। हमेशा रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास है वही प्रोडक्ट साइड में भी टोटल मास रहेगा, बस इतनी सी बात है। ड्यूरिंग रिएक्शन सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड, बस यही बताया मैंने तुमको। चलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखो ये एक चीज है जिसमें तुम बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक बार मैं बोल दूंगा फिर तुम रीड कर लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट in a definite proportion by mass, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास। देखो अगर मैं मान लो वाटर की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो ये कुछ ऐसा बनता है वाटर हमारे पास में, ठीक है। कैसा होता है, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। एक सेकेंड इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास में H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है।
ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये हमने ऐसा क्या लिखा, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, ये तुम पढ़ोगे 10वीं कक्षा में, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना चाहा कि भैया हमको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानना है, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट साइड में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट साइड में देखो कितने हाइड्रोजन थे, 2, यहां पर 2 और इनटू ये 2, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स का एक मॉलिक्यूल था यानी कि H2 था, और 2 इंटू H2 मतलब टोटल 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है भैया 4 हो गए इस साइड। ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 हैं, ठीक है भैया 2 हो गए। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने हैं, ये 2 2 जा 4 तो 4, और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहां पर तो 1 है, मतलब ये 2, ये 2 जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन में ना, ठीक है। तो यहां पर भी 2 हो गए, मतलब दोनों साइड में हाइड्रोजन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं दोनों साइड में। तो मतलब मास का कोई भी हेरा फेरी नहीं हुई है, मास की कभी भी हेरा फेरी नहीं होती है। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमको ये बोलना चाह रहा है कि एक किसी केमिकल रिएक्शन में वो उस केमिकल, जैसे कि मान लो कोई स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शन है जैसे कि ये वाली है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इसी मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब हमेशा ये इसी प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे कि कहने का मतलब ऐसा है कि H2O है, पानी है। अब ये जो H2O है, चाहे मैं RO का पानी ले लूं या चाहे मैं इस गंदे नाले का पानी ले लूं, जहां भी मैं कहीं भी इसका पानी ले लूं, जो H2O का जो वो है ना, मतलब H2O का जो मास है या H2O का जो अलग अलग, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जिस प्रोपोर्शन में उनका जो मास है वो सेम रहेंगे, ठीक है। कैसे देखो H2O का H2O देखो, पहले मैं तुमको बताता हूं, आगे चल के बात करेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो गया, सॉरी हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, ऑक्सीजन का मास होता 16 है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा H और O का, H is to O कितना हो जाएगा, 2/16 मतलब 1/8। मतलब कि ये जो 1/8 है ना, ये H2O के लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए कांस्टेंट है थ्रू आउट। मतलब चाहे मैं RO का पानी लूं उसका भी सेम प्रोपोर्शन होगा, चाहे मैं नाले का पानी लूं उसका भी सेम प्रोपोर्शन होगा, बस इतनी सी बात है। तो ऐसा हर कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बेसिकली कंपाउंड के लिए, ठीक है। चलो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, भाई ये जो है ना 6 पॉइंट्स, इनको तुमको याद कर लेना है, बिल्कुल आराम से इसको रीड कर लो 10 बार 5 बार, वीडियो रिपीट कर करके रीड कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन उठ आ जाएगा कि भैया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताओ, वो आ जाएगा क्वेश्चन 6 मार्क्स में। तो 6 मार्क्स के बदले में तुमको ये बस 6 पॉइंट्स लिखने, और इसको भी याद करने का फंडा मैं तुमको बता देता हूं। देखो डाल्टन भैया ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार ये जो तुमने 2 लॉज दिया बहुत अच्छे हैं। अब देखो पर इसमें हल्का हल्का कंफ्यूजन है ना, जैसे कि सेकंड वाले में हल्का सा कंफ्यूजन होता है ना, तो डाल्टन भैया ने बोला कि देखो मैं काम करता हूं, मैं है ना इन्हीं 2 लॉज को थोड़ा और अच्छे से सुंदर तरीके से बना देता हूं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम इसको बोलते हैं DAT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में DAT, ठीक है। तो गेव मोर एक्सप्लेनेशन फॉर लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, 2 लॉज थे उन पे और इन्होंने थोड़ी और चर्चा कर दी। तो इन्होंने 6 पोस्टुलेट्स दिए, इनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ये जो थ्योरी उन्होंने दी ना, ये अलग अलग लॉज थे, मतलब अलग अलग पोस्टुलेट्स बोलते हैं। देखो पहला, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है। तो ये चीज तो हमको पता है जीवन के अंदर, तो पहला पॉइंट ऐसा कैसा छाप दो, सबसे बेसिक चीज हमने बचपन से क्या पढ़ी है कि भैया एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो उसी चीज को पहला पॉइंट छाप दो, ठीक है। मैं तुमको याद भी दिलाते आ रहा हूं कि तुमको एग्जाम में कैसे याद रखना है, इसको तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखो ये वाला जो लॉ है कहां से है हमारे पास में, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था फर्स्ट वाला, उससे आया, ठीक है, कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट हम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग तोड़ नहीं सकते ना, रहेगा तो एटम ही, ठीक है। तो एटम्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वाला, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो मैंने तुमको शुरू में बताया कि भैया इसके कॉपर के जितने भी एटम्स है वो बिल्कुल सब सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। इस कॉपर बोतल में से मैं यहां से एक एटम चुरा लूं या फिर यहां से एक एटम चुरा लूं, दोनों जो एटम्स रहेंगे उनकी सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम रहेगी, क्योंकि वो है तो एक ही उसके ना, है तो एक ही एलिमेंट के ना, है तो कॉपर के ही ना, ठीक है। बेसिकली कॉपर एक एलिमेंट है, और कॉपर के एलिमेंट में से अगर मैंने एक एटम निकाला तो वो कॉपर का एटम है, ठीक है। जैसे कि बॉटल में जो कॉपर है वो एक एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट का मैंने एक एटम निकाला तो वो क्या हो गया, वो एटम हो गया, कॉपर का एटम, ठीक है। तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, भले मैं कहीं से भी निकालूं। अगला यानी कि चौथा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब ये थर्ड और फोर्थ को याद करने का फंडा क्या है, तुमको अगर थर्ड याद है तो थर्ड में क्या था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज मास सेम होते हैं, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने गलत बोल दिया था उस टाइम पे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज कई बार क्या होती है कि हम जैसे जैसे साइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली सेम रहती है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा माफ कर देना, बट एनीवे पहले ये तीसरा पॉइंट क्या था कि सेम एलिमेंट के एटम्स के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और सेम मास होगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या होगा
कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग होंगे, ठीक है। तीसरा वाला कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चौथा वाला सेम टू सेम, इसी का ऑपोजिट हो गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पांचवा एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, जैसे कि H2O। तो H2O का जो मॉलिक्यूल्स है या जो H2O का जो कंपाउंड है ना, तो H2O का जो कंपाउंड है, H2O जो मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली मॉलिक्यूल कंपाउंड में तुम है ना कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं जो भी बोलूं। तो जो H2O का है, ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा हाइड्रोजन का एटम 3.5 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिक्स हो गया, नहीं, होल नंबर्स में ही होगा, क्योंकि एटम्स तो इंडिविजुअल है, तो हम आधा तो कर नहीं सकते उसका, ठीक है, तो हमेशा होल नंबर्स में होगा। फिर रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये चीज जो हमारे पास में दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, सेम टू सेम वही है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर आर कांस्टेंट, जैसे कि H2O है, तो इसमें रिलेटिव नंबर क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये रिलेटिव है, ठीक है। ऐसे ही है ना, तो चाहे मैं 1 करोड़ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ले लूं, सारे के सारे में जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो 2 रहेंगे और ऑक्सीजन का एटम 1 रहेगा, ये कहने का मतलब है। बस अगला, अब देखो एटम्स की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। देखो एटम्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंबल्स में अलग अलग प्रेजेंट करते हैं, तुम लोगों को पता भी होगा, बट ये थोड़ा और डिटेल में है, ठीक है। क्या है बेसिकली, तो जैसे एलिमेंट का नाम है, अब जैसे एलिमेंट का नाम है, ये एलिमेंट के नाम दिए हुए हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, कोबाल्ट, ये हमारा कॉपर आ गया, यहाँ पर प्यारा सा गोल्ड आ गया हमारा महंगा सा, ठीक है, प्लेटिनम भी होगा इसमें शायद, पता नहीं, एनीवे, ठीक है। तो ये जितनी भी जो लिस्ट है ना, ये जो इतने, अब देखो एलिमेंट के नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिखना। मान लो कि मुझे लिखना होता हाइड्रोजन और वाटर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन, जिससे हमको H2O यानी कि वाटर मिलता है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स प्लस ऑक्सीजन, कितना लंबा हो जाता। तो हमने सबको शॉर्ट फॉर्म दे दिया, ठीक है। कैसे शॉर्ट फॉर्म दिया, अब ये शॉर्ट फॉर्म का है ना कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब देखो कि सिर्फ 2 लेटर्स को बना के शॉर्ट फॉर्म बना दे, नहीं, बहुत सारे, जैसे कि मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड का AU है, तो AU का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी वो AU कहलाता है। हालांकि वो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में गोल्ड को ऑरस बोलते हैं, वहां से AU उठा है, बट ये तुमको याद हो जाएगा, वैसे धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा जब तक तुम 10th 11th में जाओगे, बट अभी 1-2 बार रीड कर लेना तो याद हो जाएगा। जैसे कुछ हैं जिनके सेम है, जैसे एल्यूमिनियम का AL, आर्गन का AR, ठीक है। अब पहली बात इसमें ये बात ध्यान रखना कि हमेशा सिंबल के अंदर हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। अगर जो कोई सिंगल लेटर वाला है, जैसे कि मान लो ये फ्लोरीन है, तो ये F है, तो ये कैपिटल ही रहेगा। बट अगर फ्लोरीन के आगे एक और लेटर है, मान लो ये जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का A कैपिटल और L हमेशा स्मॉल। एल्यूमिनियम को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, जैसे सोडियम है तुम उसको Na ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके। अरे सीरी अंकल आपको कुछ नहीं बोला, ठीक है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। देखो एटम जो है, जैसे मैंने तुमको बताया, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन है ना, है एटम, अब ऑक्सीजन का एटम है, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, उसको अकेले बाहर जाने में डर लगता है। तो वो क्या करता है, एक और ऑक्सीजन को बुलाता है, दोनों साथ में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जो कि होता है O2, ठीक है। अब वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम सांस ले रहे हैं। और मान लो कि उन्होंने अगर गलती से एक और ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली, तो वो बन जाता है O3 यानी कि ओजोन। अब देखो O2 तो हमारे लिए बिल्कुल जीवनदायक है, प्राणदायक है, ठीक है, पर O3 जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो तुम सोचो कि वो बस उन 2 के ग्रुप में एक और ऑक्सीजन ऐड होने से कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है, वही, ओके। रेडियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, तो रेडियस ऑफ एटम एटॉमिक रेडियस, देखिए मास ऑफ एटम एटॉमिक मास, तो रेडियस ऑफ एटम एटॉमिक रेडियस, बस इतनी सी बात है। जनरली नैनोमीटर, तो रेडियस ऑफ एटम, एटम की भी कुछ रेडियस होगी। एटम बेसिकली एक स्फेरिकल शेप होता है, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे कि एटम जो होता है वो स्फीयर के शेप में होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसका स्मॉलेस्ट एटम अगर निकाल लिया, वैसे तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, बट वो हमेशा स्फेरिकल होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ट्रायंगल वायंगल नहीं, स्फेरिकल होता है। तो उसकी जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स में होती है, ठीक है। चलो, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। इसकी यूनिट होती है AMU और U, ठीक है। इसको हम ऐसा कैलकुलेट नहीं करते कि भैया किलोग्राम में, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं किलोग्राम या ग्राम में कैलकुलेट करने जाऊं तो भाई मुझे 0.000 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने एक यूनिट बना ली इसकी, नहीं AMU या U। हम U भी लिख सकते हैं, U मतलब यूनिफाइड मास, और AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि 1U 2U, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो ये हाइड्रोजन का लिखा है, कार्बन का लिखा है, नाइट्रोजन का लिखा है। अब बेसिकली ना एक सेंटेंस है, एक लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या है कि C12 आइसोटोप वाज यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट मैंने तुमको पहले भी समझाया ना फिजिक्स के टाइम पे कि भैया ये जो यूनिट होती है वो कैसे बनती है।
स्टैंडर्ड हमने क्या किया, हमने एक रेफरेंस मान लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे किलोग्राम वगैरह कुछ भी पता नहीं होता, मैंने बस इसका वेट का अंदाजा मान लिया कि हाँ भैया मेरे लिए बॉटल एक स्टैंडर्ड। अब इसी बॉटल का जो स्टैंडर्ड मैंने अंदाजा नापा था, ये मैं याद रख लूंगा कि हाँ इसका वजन इतना होता है। अब मान लो मुझे यहां पर एक जो बेड है इसका वजन निकालना है, तो मैं इस बॉटल के टर्म्स में निकाल दूंगा कि भैया इस बेड का जो वजन है वो 100 बॉटल्स के बराबर है, ठीक है। या फिर इस फोन के कवर का जो वेट है वो 0.25 बॉटल्स के बराबर है, ठीक है। मतलब है कि हमने एक रेफरेंस बना लिया ताकि हमको अच्छा रहे देखने में। तो सेम हमने यहां पर भी एक रेफरेंस बना लिया। जैसे मैंने कॉपर बॉटल को रेफरेंस बनाया ना, वैसे साइंटिस्ट लोगों ने C12 आइसोटोप को बनाया। C12 क्या होता है, कार्बन 12, ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप मतलब देखो एक ही एलिमेंट के कुछ अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि कार्बन अलग अलग आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, ये हालांकि आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कार्बन 12 आइसोटोप को हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मान लिया। मतलब जैसे मैंने कॉपर का ये बॉटल का मास को अंदाजा मान लिया, वैसे उन लोगों ने क्या किया, कॉपर 12 एटम जो होता है उसको अंदाजा मान लिया, उन्होंने उसका वजन किया और बोला कि हाँ चलो इसको अंदाजा मान लेते हैं, ठीक है। तो एक AMU यानी कि ये जो यूनिट है, एक यूनिफाइड मास, ये बराबर होती है 1/12 ऑफ दैट कार्बन 12 एटम। जैसे कि मान लो कि कॉपर की बॉटल है, तो मान लो मैंने स्टैंडर्ड बनाने के लिए मान लिया कि हाँ भाई इसका वजन इतना है, तो मैं इसका आधा वजन अप्रोक्सीमेटली कुछ इतना होगा, तो मैं इसके आधे वजन को मान लेता हूं रेफरेंस, और इसके आधे वजन को एक यूनिट का नाम दे देता हूं जो कि है प्रण है। तो अब प्रण यूनिट मैंने एक नई बना दी। तो मैं अब जब भी इस बेड का मुझे वजन करना होगा, तो जब ये 100 कॉपर बॉटल्स के बराबर है, ठीक है, वो तो अंदाजा था। अब मान लो मैंने यूनिट बना दी प्रण है। प्रण किसके बराबर है, हाफ कॉपर बॉटल के मास के बराबर, ठीक है। तो मैं बेड का मास कैसे बोलूंगा कि बेड का मास कितना है, 200 प्रण के बराबर है, ठीक है। मतलब 200 प्रण यूनिट्स, हालांकि मेरा वजन नहीं, मैंने तो उस बॉटल के हिसाब से बनाया, ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। एक AMU जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब जो C12 का एटम का मास था, उन्होंने देखा था कि हाँ इतना हो रहा है, तो इसका भी 1/12 करके उन्होंने उसको यूनिट बना दी। अब 1/12 क्यों लिया, 1/12 इसलिए लिया क्योंकि 1/12 लेने से बहुत सारे जो मासेस हैं वो है ना बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गए। वरना देखो कि अगर कुछ भी उल्टी सी यूनिट हो जाती तो कितना डिफिकल्ट होता हर एटम का मास कैलकुलेट करना। मतलब देखो सारे एटम इतने छोटे छोटे, इतने जरा जरा से, तो उनकी यूनिट कितनी घटिया हो जाती कि 0.00005 इसका मास है, 0.0008597 इसका मास है, 0.000 इसका मास है। इतना दिमाग नहीं लगाना होता ना, तो हमने यूनिफाइड मास जो यूनिट बनाई वो बहुत आसान से बनाई। देखो अब इससे क्या हुआ कि सारे एलिमेंट के जो मासेस है वो होल नंबर्स में आ गए, अप्रॉक्स लगभग सबके। जैसे ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, ठीक है। अब ये टेबल भी तुमको याद करनी, क्योंकि ये तुम्हारे डायरेक्ट NCERT से उठाई हुई टेबल है, ये तुम याद कर लो क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ये बता चुका हूं, दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। देखो O2, अब O दो एटम से बना O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। अब ये O2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, कर ही रहा है ना, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। ये O2 के मॉलिक्यूल्स तो जा रहे हैं हमारे अंदर, CO2 के बाहर आ रहा है ठीक है, तो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं वही तो हो रहा है। जैसे कि वाटर है, तो वाटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल, H2O, सॉरी HHO। ये कुछ इस टाइप का दिखता है एक्चुअली ना, ये कुछ इस टाइप का देखा। देखो तो हाइड्रोजन के एटम छोटे छोटे होते हैं और ऑक्सीजन के एटम थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन उस पर चिपक जाता है। तो ये हो गया हमारा H2O का मॉलिक्यूल, कुछ इस टाइप का दिखता है, मतलब समझाने के लिए। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। बस नेक्स्ट अब आते हैं अब देखो मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ये सब पढ़ने से पहले मैं तुमको फटाफट समझा देता हूं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सेम एलिमेंट से बने हुए मॉलिक्यूल्स, जैसे कि O2। अब O2 क्या है, O2 किससे बना है, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, मतलब ऑक्सीजन के एलिमेंट से ही बना हुआ है ये मॉलिक्यूल। मतलब इसमें कोई दूसरा अलग एलिमेंट एडेड नहीं है ना, सेम एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोल देता है। जैसे कि O2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, या फिर और जैसे जो भी तुमको गिनना है, जैसे कि यहां पर देखो नाइट्रोजन N2 हो गया, ओजोन हो गया। तो ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्यों है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है N2 का, ये सेम एलिमेंट से बना है, यानी कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के दो एटम कंबाइन हुए तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। पर जहां पे जैसे मान लो दो एटम्स इन्वॉल्व है, जैसे कि H2O हो गया, अब ये वाटर है, तो वाटर का है तो ये भी मॉलिक्यूल, पर इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। अब क्या है इसकी कुछ डिटेल्स है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स मतलब कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, उसको हम उस एटम की वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। जैसे कि मान लो O2 है, तो इसमें कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दो,
तो ये इसकी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई 2। ठीक है, जैसे कि मान लो, अब देखो चलो और पढ़ लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली 1 एटम। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे एलिमेंट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो हीलियम हो गया, तो ये हीलियम का जो मॉलिक्यूल है इसमें सिर्फ एक ही एटम है, इसमें सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 1। कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं भाई हीलियम के अंदर, एक ही एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है ना हीलियम का, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 हो गई। अब जैसे जिसमें 2 होते हैं उसको हम उसको हम डायटोमिक बोलते हैं। जैसे कि हीलियम जो था मोनो एटॉमिक था, फिर ऑक्सीजन O2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी 2, तो जिसकी एटॉमिसिटी 2 होती है उसको हम डायटोमिक बोलते हैं। ऐसे ही ट्राइएटॉमिक होता है जो यहाँ पे है, ऐसे ही पॉलीएटॉमिक होता है जिसमें 3 से ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो तुम टेबल के अंदर, ये ट्राइएटॉमिक में ओजोन आ गया, ठीक है, पॉलीएटॉमिक में हमारे पास में फास्फोरस आ गया P4, ठीक है, और सल्फेट आ गया S8। ठीक है, सल्फेट। अब देखो इसको मैंने तुमको कैसे बताया था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में। देखो इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अकेले बाहर नहीं जाता है, मतलब चले आता है, बट ऐसा समझो कि दिमाग बस ऐसा समझो कि अकेले हमें से बाहर जाने में घबराता है, अकेले बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, तो क्या करते हैं कि दोस्तों को बुला देते हैं। अब देखो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अकेले जा सकते हैं, जैसे कि हीलियम, कॉपर, क्रिप्टन, आर्गन, कार्बन और भी कुछ। बट जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो उसको चाहिए कि भाई एक और हाइड्रोजन आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, मैं फिर एग्जिस्ट कर सकता हूं इंडिपेंडेंटली मार्केट के अंदर। ठीक है, तो हीलियम, हाइड्रोजन डायटोमिक हो गया। फिर ओजोन, अब जैसे ओजोन के लिए ओजोन ने सोचा कि नहीं मैं एक ऑक्सीजन से नहीं जाऊंगा, मैं 2 से भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो 3 चाहिए, अब 3 से बाहर निकल गया। अब जैसे सल्फर जो है वो एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट है, मतलब इसमें तो बोलते हैं कि जब तक मेरे पास 8 लोगों का ग्रुप नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे याद रख लो। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मैंने तुमको बता दिया, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, जैसे कि वाटर के अंदर, वाटर के केस में डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास कितना था 1:8, अभी करके बताया था तुमको। वैसे ही अमोनिया क्या होता है NH3, इसका भी डेफिनेट प्रोपोर्शन रेशियो कितना है, इसका जो रेशियो है वो है 14:3, मतलब कि 14 नाइट्रोजन 3 ऐसा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होता है, वो देखो CO2 है तो कार्बन का मास कितना होता है, वो अपॉन 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो वो जो रेशियो हमको मिला वो 3:8 मिला, भले तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, आयंस की बात करते हैं। देखो आयंस बहुत ही आसान सी चीज है, जब भी मैं किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड, एलिमेंट या किसी मॉलिक्यूल या एटम या किसी एलिमेंट, समझो एलिमेंट या किसी कंपाउंड, एक ही बात है भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इन सब में ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कंपाउंड और मॉलिक्यूल को हम एक तरह से ही देखेंगे और एलिमेंट और एटम को हम एक तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब देखो एटम, किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये डिफाइंड है। ठीक है, ये डिफाइंड है। अब मैंने तुमको बताया कि हर एक एटम के अंदर एक डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये सोडियम चाहे तुम यहां खरीदो या अमेरिका में जाके लो या किसी और दूर कंट्री का सोडियम लो, सब जगह जो सोडियम है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 प्रोटॉन्स ही होंगे सारे एटम्स में। ठीक है, अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो देखो आयंस क्या होता है, आयंस बेसिकली तब होता है जब किसी भी एलिमेंट, अब एलिमेंट जो होता है या एटम जो होता है वो हमको पता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसकी ज्यादा डिस्कस तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे हम, बट अभी अगर मैं तुमको बताऊं तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सोडियम है तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, चार्ज हम ऐसे ऊपर लिखते हैं। पर मान लो मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, तो वैसे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए होता है, तुमको बता देता हूं कि 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दे रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया +11 और नेगेटिव चार्ज हो गया -11। तो हर एटम के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो इसके कारण क्या हुआ +11 -11 तो ये हो गया 0। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि फिर कैसा होगा +11 -10, तो ये कितना हो जाएगा +1, तो ये +1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो तब हम इस सोडियम के एटम को एटम ना बोल के आयन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी एटम के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम आयन घोषित कर देते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो जब भी बेसिकली ऐसा समझो, तो जब भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, या तो मैंने इलेक्ट्रॉन डाल दिया एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन डालता है निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन की जब भी हेरा फेरी होती है, तब जो वो एलिमेंट है, जो एटम है, उसको हम आयन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ लेते हैं इसने क्या बोला है। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन 4 स्पीशीज होती है आयंस। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। ये लेना देना मैंने तुमको अभी बताया ना, लेना देना कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन दिया या फिर मतलब मान लो एलिमेंट जो एटम है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया, हल्का सा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना एक इलेक्ट्रॉन के कारण। और उसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिया
तो उसके पास में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम थे। अब प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स को हम लेन देन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स का कर सकते केवल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसने एक दे दिया तो उसके पास में ज्यादा प्रोटॉन्स है और कम इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। पहले तो दोनों बराबर थे पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ओवरऑल उसके पास में एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज याद कैसे रखना, देखो, एंड पॉजिटिवली चार्ज इज कॉल्ड कैटायन, ठीक है। जैसे कि मान लो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया इससे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कैटायन बोलते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो, नेगेटिव एन और एनायन, कैटायन में कहीं एन आ रहा है क्या बीच में, नहीं आ रहा, सिर्फ लास्ट में तो दोनों में आ रहा है, बट बीच में सिर्फ एनायन में आ रहा है एन, तो ये एन फॉर नेगेटिव, ऐसा याद रख लो। या फिर इवन ऐसा याद कर सकते हो कि कैटायन को हम ऐसे लिखते हैं तो ये बीच में जो टी है ये प्लस जैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, कैसा भी याद रख लो। आयंस कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज नेट चार्ज ऑन देम कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कार्बोनेट ग्रुप है तो CO3, ये जनरली देखो क्या होता है, CO3 2- होता है, ठीक है। ये CO3 2-, ये कार्बोनेट ग्रुप है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। अब ये ग्रुप ऑफ एटम्स जो इसके ऊपर हमने इसके ऊपर एक चार्ज आ गया तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, बाकी सबको हम सिर्फ आयन बोलते हैं, ठीक है। चलो, वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है भाई, वैलेंसी के बारे में और ज्यादा डिस्कस हम करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बट आगे फटाफट बताऊं तो वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। देखो, एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं वो अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में, मैं अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट एटम्स कुछ ऐसे कंबाइन होते हैं कि वो जो उनका इलेक्ट्रॉन का लेन देन है ना वो बहुत ही तगड़ा हो जाए। मतलब कोई एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और कोई इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है। जैसे कि मान लो हर एक एटम को अपने एक नोबल स्टेट होता है, नोबल स्टेट हम उसको बोलते हैं कि उसके पास में आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो वो आउटर मोस्ट शेल में अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं तो जैसे मान लो किसी एटम के पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी एटम्स के पास में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई एटम है जिसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में तो उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसने लिया और इसने दिया, मान लो कि इन दोनों ने दोस्ती कर ली तो क्या हो जाएगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए वो इसको दे देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स का, दोनों खुश, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, तो एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ रहा है अपने नोबल स्टेट यानी कि आउटर मोस्ट स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, अलग अलग शेल्स होती है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। जैसे मान लो किसी के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसको स्टेबल होना, अगर उसको बिल्कुल खुश होना जीवन में तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये तो हमको पता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी पड़ेगी इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। वहीं पे मान लो किसी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको अगर स्टेबल होना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी होगी, 2, तो इसकी भी वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। ऐसे याद रख लो, ये मेरा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को हेराफेरी करने का, हेराफेरी करके याद रखने का, कि जिसकी जितनी हेराफेरी उसकी उतनी वैलेंसी, ठीक है। पर इसका एक और तरीका यह है कि तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि भैया आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मान लो अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी जो वैलेंसी है वो उतनी ही हो जाएगी जो जितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी 1 ही हो जाएगी क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे ही देगा, ठीक है। बेसिकली इसका फंडा आगे चल के हम समझेंगे डिटेल में, अभी के लिए बस इतना ही करते हैं हम इसको, ठीक है। हाउ टू फाइंड वैलेंसी, ये देखो यहां पर लिखा है, इसको एक बार रीड कर सकते हो। तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे, भाई वैलेंसी के बारे में रोना, मतलब बिल्कुल भी ऐसा दुखी मत होना कि भैया आपने बताया नहीं, वो अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में दे रखा है, और ये चैप्टर वैसे ही थोड़ा सा लेंदी है, मुझे लगा था कि अभी तक हम कंप्लीट कर लेंगे बट अभी भी थोड़ा सा बचा है, मतलब काफी सारा ही बचा है, ठीक है। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, ये भैया आपने जो H2O लिखा है किस हिसाब से लिखा, इसका तरीका क्या है लिखने का। देखो हमने ये सब सिंबल ले रखे हैं यहाँ पे, ये जैसे ये आयन है, ये सारे के सारे आयंस है, ये क्या है, सारे के सारे आयंस है। तो ये आयंस कब बने, हमने क्या किया देखो मैं तुमको बताता हूं। अब देखो यहां पर देखो क्या लिखा है, जैसे हाउ टू फाइंड वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इन मैग्नीशियम इट इज 2, देयरफॉर द वैलेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज इट कैन इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, ऑन द अदर हैंड दैट ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एज इट कैन इजीली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। मतलब कि या तो मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए। तो मैं जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए उस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, या फिर मान लो मुझे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़े तो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा मेरे ऊपर, मतलब ओवरऑल चार्ज हो जाएगा -2, ठीक है, -2 चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही हर एक एटम के हर एक एटम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उनकी वैलेंसी भी अलग अलग हुई, तो उनको स्टेबल होने के लिए
अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो देने पड़े लेने पड़े, मतलब सबका अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। किसी को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। तो ये सब खेल करने के बाद में एक हमारे पास में टेबल है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगी। बट इस टेबल का मतलब ये है कि ये हर एक एलिमेंट या हर एक आयन, बेसिकली देखो जब चार्ज हो जाता है तो हम आयन बोल देते हैं, ठीक है। मैंने अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। मुझे स्टेबल होना था तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया और मेरे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या बन गया, एक आयन बन गया, है ना, ठीक है। तो यहां पर मैं आयन बन गया। अब देखो ये सारे के सारे आयन्स बन गए, जितने भी एटम्स है सब आयन बन गए, और इनके ऊपर जो चार्ज है, जैसे कि इसके ऊपर 2+ है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी करनी पड़ रही है। अब हमको केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि H2O हमने कैसे बनाया, देखो हम क्या करते हैं कि एक इधर से हम उठाएंगे, एक इधर से उठाएंगे, और तुम खुद देखते जाओ कि कैसे बनाए, और इधर से, मतलब ये बेसिकली हमको एलिमेंट यहां से लेना है। अब जैसे मान लो किसी ने मुझे बोल दिया कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा वो बताओ, तो देखो मैग्नीशियम कहां है, ये रहा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको मैं इधर कर देता हूं, इसको हम कैसे लिखते हैं Mg2+, और बोल दे कि भैया मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं CO3 तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, हम इसको कर देंगे ढुस ढुस। ढुस ढुस क्या होता है, ढुस ढुस ऐसा होता है कि यहां जो चार्ज है वो यहां चले जाएगा इसके, और यहां जो है वो इसके यहां आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा Mg2CO3। अब यहां पर देखो CO3, अब यहां पर देखो ये Mg तो एक ही एटम एलिमेंट था, पर इस CO3 में 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं और यहां पर लिख देंगे 2, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया Mg में भी तो M और G आ रहा था, देखो कंफ्यूज मत होना ऐसा, मैंने तुमको क्या बताया कि सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेकंड लेटर कैपिटल है इन केस तो डेफिनेटली अलग एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर CO में अगर O स्मॉल होता तो ये कोबाल्ट हो जाता, ठीक है। पर CO जब ये दोनों कैपिटल है तो ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये हम समझ में पता लगा पाएंगे जब दोनों कैपिटल होंगे, ठीक है। तो अब देखो Mg2CO3 होल ट्वाइस, इसको हम होल ट्वाइस बोलते हैं, जैसे जिस पे ऊपर हम पूरा ब्रैकेट लगाते हैं उसको होल ट्वाइस बोलते हैं। अब यहां पर देखो 2 आ रहा है तो मैं इनको हटा सकता हूं, ठीक है। मतलब मैं समझ गया, ऐसा समझना है हमको कि भैया कितने Mg और कितने CO3 लेने पड़ेंगे इस कंपाउंड को बनाने के लिए, इस पूरे फॉर्मूले को बनाने के लिए कितने Mg और कितने CO3 लेने पड़ेंगे। अब देखो 2 Mg के लिए 2 CO3 लेने पड़ेंगे, तो मतलब 1 Mg के लिए 1 ही CO3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, जब भी दोनों में सेम नंबर होता है तो हम वहां पर कुछ भी नहीं लिखते। जैसे कि मान लो कि ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाना है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा Al3+ और फॉस्फेट क्या था PO4 3-। अब देखो चार्ज तो दोनों जगह सेम है, तो हम जब इसको इधर उधर करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली AlPO4 लिख सकते हैं। पर अगर इन केस मुझे यहां पर सोडियम कार्बोनेट बनाना होता तो सोडियम को मैं लिखता हूं Na+ और कार्बोनेट होता है CO3 2-। तो ये जो 2- है ना, ये 2- यहां चले जाएगा, क्रिस क्रॉस बता था, ऐसे तुम्हारी एनसीईआरटी में भी टेबल होगा, ऐसे करके लिखा है। तो ये 2- इधर चले जाएगा, मतलब माइनस नहीं जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा, हम सिर्फ यहां पर वो मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये Na2CO3। अब यहां पर हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि Na तो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और केस ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो मुझे बनाना है मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम कैसे लिखते हैं Mg2+, और नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, नाइट्रेट अरे ये रहा NO3-। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर तो 1- लिखा है, मतलब 1-, तो इसको तो मैं इधर लाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा, Mg के आगे मैं 1 लिखूं ना लिखूं एक ही बात है, ठीक है। पर 2 इधर चले जाएगा तो कैसे हो जाएगा ये MgNO3, ये होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि पूरे NO3 के ऊपर हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। और NO3 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। बस थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास सेम टू सेम एटॉमिक मास होता है। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एक पूरे एटम का मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो H2O का है, H2O का मास मुझे चाहिए, तो कैसे निकालूंगा मैं, हाइड्रोजन का मास यानी कि 2 × हाइड्रोजन का मास प्लस 1 × ऑक्सीजन का मास, तो ये हो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बस इतना है। फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज मॉलिक्यूलर मास, ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज टर्म फॉर्मूला यूनिट मास फॉर सब्सटेंसेस हुज कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। देखो मान लो मुझे आयन का निकालना है, जिसके मान लो CO3 2- का निकालना था, तो CO3 2- का निकालना है, तो इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, कार्बन प्लस 3 × ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास ही, बट इसको हम फॉर्मूला यूनिट मास बोल देंगे, एक ही बात है, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे, क्योंकि बस है सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है, बस हम आयन का कर रहे हैं इसलिए हमने एक हल्का सा नाम दे दिया उसको। ये जो बेसिक एलिमेंट्स के मास है तुमको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, जैसे CO2 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कार्बन 1 × कार्बन का कितना था 12 प्लस 2, यहां पर देखो 2 है ना, 2 ये 2 है ना, 2 × ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 12 + 32,
ये हो जाएगा 44। ठीक है, चलो मोल कंसेप्ट। अरे भैया ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है भाई, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ये चीज अगर तुमको क्लियर हो जाती है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। अगर नहीं होते तो इस वीडियो को रिपीट करते जाओ, क्योंकि मैं तुमको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, अगर ये तुमसे क्लियर नहीं होता है तो तुम खुद इसको रिवाइज कर लो, बट इतना पोर्शन एटलीस्ट खतरनाक तरीके से समझ के रखो। ठीक है, मोल कंसेप्ट। अभी देखो मेरी बात सुनो, इसको भूल जाओ। ये एवोगैड्रो नंबर है भैया, ये एवोगैड्रो नंबर, ये बेसिकली ना एक नंबर का नाम दे दिया है। जैसे कि कोई साइंटिस्ट होंगे एवोगैड्रो, उन्होंने नंबर निकाला होगा कि भैया ये नंबर जो है बहुत ही यूजफुल है, तो इसलिए उनको नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तुमको याद रखना है 6.022 into 10 to the power 23। बस 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23। अभी मैं रैप मोड ऑन कर दूंगा मेरा, पर मैं चाहता नहीं हूं अभी। ठीक है तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, ये नंबर याद रखो। अब तो 2 मिनट के लिए बाहर आओ स्क्रीन से। अब मेरी बात सुनो, हम जब भी बोलते भैया को कि जैसे सब्जी वाले भैया है, तो हमने बोला भैया 1 डजन, सब्जी वाले नहीं फल वाले, नहीं सब्जी वाले फल भी रखते हैं ना, मान लो कि उसने रखे हैं, तो 1 डजन, हम क्या बोलते हैं भैया 1 डजन केले दे दो। अब ये जो डजन वर्ड है, ये डजन वर्ड डिफाइंड है कि कुछ भी चीज का 1 डजन मतलब इंटू 12, 1 डजन केले मतलब 12 केले, 1 डजन बॉटल मतलब 12 बॉटल, 1 डजन कॉपीज मतलब 12 कॉपीज, 1 डजन बुक्स मतलब 12 बुक्स। ये फिक्स है। ठीक है भैया, एक पेयर भी फिक्स है, मतलब हमने डजन फिक्स कर दिया ना, डजन मतलब 12 के लिए हमने एक नंबर फिक्स कर दिया डजन, वैसे ही 2 के लिए हमने एक नंबर फिक्स कर दिया पेयर। एक पेयर शूज मतलब 2 शूज, एक पेयर बॉटल्स मतलब 2 बॉटल्स, एक पेयर मेयोनीज मतलब 2 मेयोनीज के पैकेट्स। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने डजन को 12 मान लिया, पेयर को 2 मान लिया, ये बाय डिफॉल्ट, वैसे ही ये जो मोल शब्द है ना, इसको भी हमने डिफॉल्ट मान लिया 6.022 into 10 to the power 23। बस इतना सा है मोल कंसेप्ट। अब इसके आगे तुमको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तुम कंफ्यूज खुद को करोगे, करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना सा समझना है कि जैसे डजन बोलने पर ये फिक्स है कि 1 डजन का मतलब 1 डजन केले मतलब 12 केले, एक पेयर केले, एक पेयर बनानास मतलब 2 बनानास, और एक मोल बनानास मतलब मान लो दुकान पे जाके मैंने बोल दिया भैया मुझे 1 मोल बनानास दे दो, तो ये फिक्स है कि 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23, वो क्वांटिटी जिसकी मान लो 1 मोल केले तो 6.022 into 10 to the power 23 बनानास। तो वैसे ही एक मोल एटम मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। मान लो मैंने बोला कि भैया मैं दुकान पे गया एक डजन ऑक्सीजन के एटम्स लेने, तो 1 डजन ऑक्सीजन के एटम मतलब मुझे कितने देंगे पैक करके 12 एटम्स। ठीक है, एक पेयर एटम लेने गया तो कितने देंगे 2 एटम्स। वैसे अगर मैं 1 मोल एटम्स खरीदने गया, 1 डजन एटम्स मतलब 12 एटम्स, तो 1 मोल एटम्स मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। ये फिक्स नंबर है। बस अब आगे बढ़ते हैं। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास कोई दिमाग नहीं लगाना। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो एटम्स है उनका सम। तो मोलर मास मतलब अरे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स या मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 1 केले का मास मतलब मान लो 1 केले का मास कुछ 20 ग्राम है, तो 1 डजन केले का मास कितना होगा 12 into 20। ठीक है, 12 into 20 तो कितना हो जाएगा 240, 12 to 24 40, 240 ग्राम। तो एक केले का मास ऑफ 1 बनाना 20 ग्राम, मास ऑफ 1 डजन बनाना मतलब 12 into 20। वैसे ही मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6.022 into 10 to the power 23 into एक एटम का मास कितना होगा उतना। ठीक है, बस इतना। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का या लेट्स से हाँ चलो ऑक्सीजन है, इसका मास है 16 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा वो, तो इसका मास कितना होगा इंटू 16, ये मोलर मास हो गया। बस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द मास। देखो ये कंसेप्ट है, ऑल्दो न्यूमेरिकल्स में है, इसको न्यूमेरिकल्स में मैंने और डिस्कस कर रखा। हाँ, एक और चीज डिस्क्रिप्शन में एक और सेशन लिया था मैंने, एक और सेशन लिया था स्पेशल क्लास के ऊपर, जिसमें मैंने तुमको सारे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल के फंड है वो सब के सब बता के रखे, हर एक फॉर्मूला हर एक चीज, उसको मैंने नाम दिया था न्यूमेरिकल के हीरोज, तो वो भी तुम डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर ही लेंदी है, बट ये ऑलमोस्ट होने वाला है।
ठीक है। फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम द मास, देखो 180 ग्राम वाटर। अरे हाँ, एक चीज तो हम इसमें करना ही भूल गए, एक चीज तो हम इसमें देखना ही भूल गए। अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, एक चीज, एक खूबसूरत सी चीज बताता हूं मैं तुमको कि भैया ये नंबर 6.022, अरे अरे बार बार गलत क्यों लिख रहा हूं मैं, कि भैया ये नंबर जो था 6.022, अरे फिर से गलत लिख दिया अब भैया नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्यों भैया, जो प्रण मतलब ये प्रणय जो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23, ये सिर्फ यही नंबर क्यों लिया एक मोल डिसाइड करने के लिए? क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये जादुई नंबर है। ये जादुई नंबर क्यों है? ये जादुई नंबर इसलिए है क्योंकि ये नंबर डायरेक्टली, ये जो हमारी यूनिफाइड मास यूनिट है ना, इसको डायरेक्टली ग्राम्स में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है कन्वर्ट, वो मैं तुमको बताता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16, ये बात ध्यान रखो, ध्यान से सुनना, अभी इतनी बात ध्यान से सुनना। एक एटम ऑक्सीजन का मास 16U है। एक मोल ऑक्सीजन का मास पता है कितना हो जाएगा? अभी मैंने तुमको बताया कि हाँ 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, पर पता है ये 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 किसके बराबर हो जाएगा? ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा 16 ग्राम्स के। 16 ग्राम्स के मतलब अगर मैं एक थैले के अंदर एक मोल ऑक्सीजन एटम्स लेता हूं ना, तो उसका मास डायरेक्टली 16 ग्राम्स लिख सकते हैं हम। इतना जादुई नंबर है ये, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है, फील आ रही है? समझ में आ रहा है कैसे करता हो? समझ रहे हो? ठीक है जैसे मॉलिक्यूलर मास है तो H2O है। अब H2O, एक मॉलिक्यूल H2O का मास कितना है? अरे भैया ये हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है यानी कि 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 18 यूनिफाइड मास। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो एक मोल वाटर का मास कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल वाटर का मास था 18U, तो एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। 18 इंटू 6, ये 18U इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगी 18 ग्राम्स के। ग्राम जो हमारी नॉर्मल यूनिट है ना, उसके, इतनी तगड़ी वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये इस नंबर का जादू ही ये है। तो अगर मैं तुमको एक रिलेशन बताऊं, जो नॉर्मल साइज से रिलेशन खुद भी निकाल सकते हो, वो ऐसा कर सकते हो तुम कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। 1 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि यूनिफाइड मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि एक, जब भी मान लो कि मैं एक बॉटल के अंदर एक मोल ऑफ H2O ले रहा हूं, एक मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, तो उसका जो मास मुझे डायरेक्टली पता है 18 ग्राम हो जाएगा। ये 18 ग्राम क्यों हुआ? ये क्यों, मतलब इसका ऐसा क्यों, ऐसा कोई कारण नहीं है, बट क्यों का कारण ये है कि हमने जो नंबर लिया था एवोगैड्रो नंबर, ये था ही इतना खूबसूरत, तो इसीलिए हमने इस जो साइंटिस्ट थे इनके, उनके नाम कर दिया ये नंबर, ठीक है। शायद साइंटिस्ट का नाम है, हो सकता है किसी और को हो सकता है, तो इसको हम NA भी बोलते हैं। NA मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एवोगैड्रो नंबर का, ये A फॉर एवोगैड्रो और N फॉर नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो बहुत सही। अब हमको पता है भैया 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब बताओ 180 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स होंगे, ये मुझे निकालना है। अब देखो, चूंकि एक ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि इसका कहीं ना कहीं मोल से रिलेशन है, क्योंकि हम डायरेक्टली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ग्राम में तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर ग्राम में लिखा है तो पक्का इसका मोल्स से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि भैया कितने मोल्स ऑफ वाटर इसके अंदर। हमको एक बात पता है कि एक मोल H2O के मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो होता है 18 ग्राम। तो 180 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 10 मोल्स हो जाएंगे। 10 मोल्स हो जाएंगे, मतलब कि ये जो पानी का ग्लास है, इसके अंदर टोटल 10 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं। 10 मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, अरे 3 डजन के लिए मतलब 36 बनानास, 4 डजन के लिए मतलब 48 बनानास। तो वैसे ही 10 मोल H2O, 10 मोल H2O। अब 2 डजन मतलब कितना होता है? 2 इंटू 12, तो 10 मोल मतलब कितना हो जाएगा? एक मोल, देखो अगर मेरे से बोलते हैं कि एक मोल वाटर, एक मोल H2O, तो एक मोल H2O कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 H2Os, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स। अब 10 मोल है तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब भी हमको ये आ गया ना क्लियर भाई, तुमको और अच्छे से हो जाएगा, तुम एक दो बार सुनोगे ना, अगर तुमको इतना पढ़, लास्ट के 10 मिनट तुम बार बार रिपीट करके सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, कोई लोड नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना। देखो मैं बोल रहा हूं कोई लोड मत लो, ठीक है। जब भी ग्राम में दिया है, चमकना चाहिए कि मोल्स है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि उस, जैसे वाटर है, हमको वाटर पता है H2O होता है। अब ये H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है ना, तुमको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम भूल जाओगे, तो भूल जाओगे तो कैसे भी नहीं निकाल सकते। याद कैसे करोगे? तुमको अगर हाइड्रोजन का याद है कि भैया हाइड्रोजन का तो 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो तुम इजीली H2O का निकाल सकते हो। और H2O का मास हमको पता है 18U,
एक H2O के मॉलिक्यूल का मास 18U है, तो एक मोल H2O के मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा 18 ग्राम्स। यहां पर है 180 ग्राम्स, मतलब कि ये एक मोल का मास था, तो ये 10 मोल्स का मास है। अब एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 10 मोल्स के अंदर 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, बस। तो ये देखो एक छोटी सी टेबल है तुम्हारी एनसीईआरटी की, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ले ली। यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब देखो क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इंडिविजुअल एटम्स, मतलब बहुत बड़ा नंबर है भाई, मतलब ये तो करोड़ों अरबों में नंबर है, इतने सारे एटम्स होंगे एक मोल के अंदर। ठीक है, ओके। इसी का मतलब होता है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मतलब इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो यूनिफाइड मास था उसी का हमने ग्राम लगा दिया, 1 मोल का मतलब। ठीक है, ओके। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी चीज का 1 मोल, 1 मोल प्रणय मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्रणय। हालांकि इतनी तो पॉपुलेशन भी नहीं होगी दुनिया की, बट कोई बात नहीं। और मास, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम्स, मतलब मेरा मास अगर मान लो मेरी यूनिट में जनरली यूनिफाइड मास है, मेरी यूनिट यू में लेता हूं मैं, तो उतनी ही 1 मोल का मतलब मेरी यूनिट वो डायरेक्टली ग्राम में हो जाएगी। इतना तो बता ही दिया मैंने तुमको। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम चीज है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18U, तो 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, वही मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। बस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला 2 मिनट के लिए देख लो। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुमको फंडा समझ में नहीं आता है या तुमको आ भी जाता है, अगर तुमको फंडा समझ में आ जाता है ये वाला, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, तुमको कभी भी नहीं भूलोगे ये। अगर तुमको इनकेस नहीं आता 2-4 बार देखने के बाद भी, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना मोल कांसेप्ट से, वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स के अराउंड ही रिवॉल्व होंगे मेनली। ठीक है, और उनके मास के अराउंड। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बस 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 बस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे कि गिवन मास, जैसे कि मान लो 180, हमको कितना दिया था 180 ग्राम्स, और वाटर की बात अगर मैं करूं तो वाटर का अगर मुझे दिया है 180 ग्राम, तो गिवन मास कितना होगा 180 ग्राम अपॉन मोलर मास। एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल का मास कितना होता है 18 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गए यहां से 10। अरे ये तो बहुत ईजी था भैया, है ये तो बहुत इजी था भैया। अगर एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 3 चॉकलेट कितने की हुई, 15 रुपए की। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो नंबर हमको ये पता है कि भैया नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना। ठीक है, तो ये या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो डायरेक्टली। ये देखो डायरेक्टली लिख दिया हमने, या फिर पहले तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालो और वहां से नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालो, कैसे भी कर सकते हो, एक ही चीज है। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना, इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब ये 2 चीजें हैं, चलो ये 2 चीजें तुम खुद करके बताओ, और मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं भाई, कमेंट के अंदर आंसर करके बताओ कि भैया इसका आंसर क्या है। और अगर तुमने इस लेंथ तक इस वीडियो को देखा है और तुम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो भाई तुम बहुत तगड़े इंसान हो। और अगर तुम इतने ही तगड़े हो तो तुमको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कि ये चैप्टर यहां तक का ही था मेरे भाई, ये चैप्टर हो गया है खत्म। मेनली जो वैलेंस वाला पार्ट है वो और ज्यादा डिस्कस होगा अगले चैप्टर में, तो अगर ये चैप्टर तुम कर लेते हो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कांसेप्ट, उसके क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करके रखना, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हम कर लेंगे उस सेशन में जो हम करने वाले हैं कब 30th को। तो इस सेशन के लिए अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एटलीस्ट अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कर दो नोटिफाई मी पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको खोलो, वहां पर साइन अप वगैरह करो। अगर तुमसे कोड मांगता है कोई इनवाइट कोड, तो तुमको डालना है PC001। ये कोड डालकर तुम फ्री में एनरोल हो जाओगे, और फ्री में एनरोल होने के बाद में तुम इस क्लास को पूरा देखो, बहुत चिल्ड आउट सेशन रहेगा, और तुम्हारे सारे यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत सालों से एग्जाम में रिपीटेडली आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हाफ ईयरली में आता है, मिड टर्म में आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम लोगों ने खुद ने बोला है जिन्होंने फिजिक्स की क्लास अटेंड की। तो जिन्होंने नहीं की थी ना फिजिक्स की, भाई करो आके, नुकसान हो जाएगा, वरना क्या करना है 2-3 घंटे चिली तो करना है, वैसे भी इधर उधर कहीं भी निकाल दोगे 2-3 घंटे, कुछ ना कुछ बिना कुछ कर ही निकाल दोगे। तो इधर घूमे घर में, इधर थोड़ा सा घूम लिए, इधर घूम लिए, इधर हो गया वो हो गया, तो ही 2 घंटे निकल गए। तो इसकी वजह ऐसी जगह हो ना जहां पे तुम्हारे 2 घंटे कैसे निकले पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, सेम 31 जनवरी वाला जो सेशन है उसमें भी जितने भी लोग 30th वाले में कर रहे हैं एनरोल, उतने सारे 31st वाले में भी करना चाहिए। इसमें भी तुमको सेम है, कोड अगर मांग रहा है, वैसे अगर तुमने एक बार कर दिया तो नहीं मांगेगा, बट अगर फिर भी मांग लेता है कोड, तो तुमको ये कोड याद रखना है दिमाग के अंदर, PC प्रणय चौहान 001। ये कोड याद रख लोगे तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जनवरी 31 को सेशन है, और 31 जनवरी को जनवरी के साथ साथ हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ओ टेढ़ा हो गया। तो मेक श्योर
कि तुम एनरोल कर लेते हो। तो बस इस वीडियो को इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ में सारे। और अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो @कॉर्नप्राण मुझे पर्सनली जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और @parle.in इंस्टाग्राम पे जाके parle.in को भी फॉलो कर सकते हो। और अगर तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, चैनल ज्वाइन करो, बहुत तगड़े मजे आते हैं वहां पे। तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। 30 जनवरी 31 जनवरी की क्लास में तुम लोगों को अभी के अभी पक्का एनरोल करना है। बाद का काम मत रखो कि भैया मैं तो आ जाऊंगा उस टाइम पे याद रख के, उस टाइम पे याद रख के नहीं आ पाओगे, भूल जाओगे। इसका टाइम जो है वो 3 बजे का है, इसका भी टाइम 3 बजे का है। मैंने 3 से 6 का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैक्सिमम हम लोग घर पे ही होते हैं, ना हमको दोस्त बुला रहे होते हैं ना हमको घर वाले बुला रहे होते हैं। घर वाले उस टाइम पे जनरली सो जाते हैं, दोस्त जो हमको शाम को 5-6 बजे के बाद ही बुलाते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम डिसाइड किया, और जब मैंने तुम्हारे लिए इतना टाइम डिसाइड किया तो तुम इतना सा काम तो कर ही सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाके क्लिक करो, कोड डालो PC001 और जाके एनरोल कर लो अभी के अभी। टारगेट रखते हैं 300+ एनरोलमेंट्स का, जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, और उतने ज्यादा मस्ती करेंगे। ज्यादा मस्ती करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बस आज का रैप इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बस हमरा ही है।